ओके सो हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने एक पॉइंट पे स्टॉप कर दिया था कि इनकम टैक्सेस जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भी टैक्स नहीं हो रही इनकम, और जब वो रिवर्स हो रही है धीरे धीरे तो उसका डिडक्शन भी हमको नहीं मिल रहा है। सो इन एनी केस इसका टैक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, नीदर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन नॉर एट द टाइम ऑफ रिवर्सल। तो क्या इन ट्रांजैक्शंस पर अपन लोग डेफर टैक्स क्रिएट कर सकते हैं? नाउ मैं आपको ईटीआर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही थी किस तरीके से मेरा एज ऑन डेट जब मैंने इनकम क्रिएट करी तो मेरा ₹3 का क्या आया, डिफरेंस आया। अब ओवर द पीरियड, अब मैं अगर मान लो नेक्स्ट ईयर की ईटीआर बनाती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का अगर हम ईटीआर बनाते हैं तो क्या होगा, उसमें भी मेरे सिमिलर डिफरेंसेस आते रहेंगे। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ सपोजिंगली 10 ईयर्स तक ये डिफरेंस चलेगा। तो ये ₹10 की इनकम हर साल एक रुपये का डिफरेंस क्रिएट करती रहेगी मेरे डीटीआर में, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। दैट इज़ माई ईटीआर वुड सफ़र। उसमें एक डिफरेंस रहेगा, हर बार एक लाइन आइटम आएगा कि यार इसकी वजह से नहीं हुआ। मान लो अगर हम इस ₹3 के ऊपर भी आज डी ए बना देते हैं, एंड देन इन फ्यूचर इफ़ वी रिवर्स दैट DTA, तो क्या होगा, ईटीआर में नो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग हर साल उसके ऊपर क्रिएशन डिलीशन करते रहेंगे तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा ईटीआर में। विल इट बी अ बेटर प्रेजेंटेशन? यस, बेटर तो हो गई, एक डिफरेंस आना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअली अलाउड है ये करना? इज़ इट अलाउड? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट रेफर करेंगे। तो अभी क्या होता है, इनिशियल रिकग्निशन कैसे कर सकते हो आप लोग? तो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एनी DTA DTL, उसके लिए लोग बोलते हैं कि इफ़ अ ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ईदर द अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ एन एंटिटी, then recognition of deferred tax should be done as per paragraph 59, and paragraph 59 is what? It is normal। वो केवल इतना सा बोलता है कि डेफर टैक्स क्रिएट होता है थ्रू PNL। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में डेफर टैक्स PNL के थ्रू क्रिएट होता है, बस इतना सा बोलता है कि जनरली क्या रहता है, टाइमिंग डिफरेंस रहता है। कभी इनकम इस साल टैक्स हो गई तो मेरे बुक्स में नेक्स्ट ईयर दिख रही है, या मेरे एक्सपेंस इस साल दिख रहा है बुक्स में, और उधर टैक्स में क्या दिख रहा है, आगे दिख रहा है, आगे अलाउड होगा। तो उस तरीके से डिफरेंसेस रहते हैं, तो हमें डेफर टैक्स बनाना होता है और वो PNL में चार्ज होता है, जनरल बोलते हैं। लेकिन कहीं पे भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं होती है कि क्या ऐसी चीज़ पर भी अपन डेफर टैक्स बना सकते हैं। स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट स्पेसिफिकली मना भी नहीं किया हुआ है। स्पेसिफिकली जो मना किया हुआ है ना, द स्पेशल केस विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, स्पेसिफिकली मना किया हुआ है कि आप डेफर टैक्स नहीं बना सकते। ठीक है, केसेस जिसमें आप डेफर टैक्स नहीं बना सकते। ओके, सो केसेस जिसमें आप डेफर टैक्स नहीं बना सकते, इसमें जो चीज़ें आएंगी उसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि इनिशियल मोमेंट पर, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन, जब हम क्या कर रहे हैं, रिकग्निशन का जो टाइम है हमारा इनिशियल, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल, उस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट व्हाट, माय अकाउंटिंग प्रॉफिट और माय टैक्सेबल प्रॉफिट। ना तो वो टैक्स के प्रॉफिट में कहीं पे काउंट होता है, ना ही वो अकाउंटिंग के प्रॉफिट को कहीं पे इफेक्ट करता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे आप नहीं बना सकते DTA या फिर DTL इज़ नॉट अलाउड ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्पेसिफिकली मना किया इन्होंने। अब क्यों मना किया, लॉजिक क्या है? मान लो मैंने कोई चीज़, एक एसेट रिकॉर्ड किया ₹1000 का, ठीक है, PP में ऐड कर दिया, लेकिन टैक्स में इसकी वैल्यू है 0। ये बोलते हैं ये कुछ PP नहीं है। मतलब क्या होगा, अभी मैंने ₹1000 का क्रिएट करा, अब इसका मैं क्या डालूंगी, डेप्रीसिएशन डेफिनेटली। ठीक है, तो ₹100 का डेप्रीसिएशन जाएगा फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे नो डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है, हर साल आ रहा है, हर साल क्या होता रहेगा, रिवर्स भी होता रहेगा। ठीक है, अब आपको एक केस मेरे वाले केस जैसा लग रहा होगा कि यार पहले आपने क्रिएट किया, फिर बाद में क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ओवर द पीरियड ही क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो क्या कर दो इसके ऊपर, पहले DTL बना दो और बाद में क्या कर दो, रिवर्स कर दो, DTA बना के उसका रिवर्सल भी कर दो। आपको मेरे इस केस जैसे सिमिलर लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं था मेरे केस में। ऑन द इनिशियल रिकग्निशन, ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन में मैंने एक इनकम बनाई थी जो कि मेरे PNL के थ्रू बनी थी, और जो मैं रिवर्स कर रही थी डेफिनेटली वो भी मेरा किस में हो रहा था, PNL में हो रहा था।
तो दोनों टाइम P&L इफेक्ट हो रहा था। इस केस में फर्स्ट टाइम में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दिस इज़ अ बैलेंस शीट इम्पैक्ट, और फ्यूचर में क्या हो रहा है, P&L इम्पैक्ट डेप्रीसिएशन से। तो क्या इसमें बनेगा, इसमें डिसअलाउड है, इसमें आप नहीं बना सकते, डेफिनेटली बना सकते। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप DTA का रिवर्सल तो बता पाओगे, लेकिन DTL का क्रिएशन बताओगे तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास कोई इनकम है ही नहीं, या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है, राइट। तो आप DTL का क्रिएशन बताओगे तो उसके ऊपर क्या नहीं होगा, कुछ इनकम या एक्सपेंस है ही नहीं। तो उस केस में क्या हो गया, एक मिसमैच रहेगा। मतलब आप DTL क्रिएट तो कर दोगे लेकिन ऊपर आपके प्रॉफिट में कभी नहीं आएगा। इसकी वजह से आपका ETR क्या हो जाएगा, मिसमैच। ETR में क्या दिखेगा, मिसमैच दिखेगा। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन देयर विल बी अ बिग गैप ऑफ 1000 के ऊपर सीधा सीधा 30% ले लो आप, आपका 300 रुपये का गैप दिखेगा ETR में टैक्स का, जिस दिन आप इसको क्रिएट करोगे। तो ये डिसअलाउड है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है इसको बनाने का, क्योंकि मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं है जिसके ऊपर मैं टैक्स बनाऊँ। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं टैक्स बना के करूँगी क्या। डेप्रीसिएशन है जो कि मैं फ्यूचर में चार्ज करूँगी, जिसकी वजह से रिवर्सल दिखेगा, उसके लिए मैं आज टैक्स बना दूँगी, तो इसको एडजस्ट कैसे करूँगी मैं, ये सेंस नहीं होगा इसका बनाने का। P&L के थ्रू बन ही नहीं पाएगा। मतलब ये आप P&L में एंट्री डाल दोगे, DTL बना दोगे, बट इसके रिस्पेक्ट में कोई इनकम है ही नहीं, तो आपका ETR क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो आप बना नहीं सकते। तो ये एक स्पेसिफिक है जहाँ पे डिसअलाउड है। अब IND AS 12 और भी नई चीज़ें लेके आया जिसने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। हम लोग केवल स्पेशल इशूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन वीडियोज़ में। तो IND AS और क्या क्या लेकर आया कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। आप OCI के थ्रू क्रिएट कर सकते हो DTA DTL, आप इक्विटी के थ्रू डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, आप किस में क्रिएट कर सकते हो, गुडविल में क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली कोई बोलने की बात नहीं है, P&L के थ्रू तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब इन 4 वेज़ की हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन इसमें से P&L और OCI दोनों थोड़ा बहुत साथ में चलेंगे, तो हम उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, बात करते हैं। अब ऐसा एक एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो इसका एक बहुत ही जेन्युइन सा एग्जाम्पल है, वो होता है रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज़ योर PPE, व्हाटएवर यू कॉल। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज पर IND AS 16 कहाँ जाता है, OCI में। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका क्रिएशन कहाँ होता है, OCI में, लेकिन रीवैल्यूएशन का जो डेप्रीसिएशन होता है वो कहाँ जाता है, P&L में। गेटिंग माई पॉइंट, इशू तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अब OCI के अंदर क्या होता है, हम क्या क्रिएट करेंगे इसका, DTL, क्योंकि ये मुझे अलाउड नहीं होगा फ्यूचर में, राइट। और P&L में हम क्या करेंगे, इसका DTL का रिवर्सल करेंगे, दैट इज़, और आप बोल सकते हो DTA बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये एक स्पेशल इशू होता है जो कि कवर होता है कि आप रीवैल्यूएशन के केस में क्या करते हो कि OCI में उसकी क्या आती है, इनकम, लेकिन उसका एक्सपेंस कहाँ आता है, P&L में। तो ये इसके ऊपर भी क्या होगा, डेफर टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल कि क्रिएट मेरा इनकम के थ्रू हुआ, मतलब अदर इनकम, दैट इज़ योर TCI के थ्रू, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू क्रिएट हुआ, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, OCI प्लस P&L TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो ये एक स्पेशल इशू आता है, थोड़ा अच्छा ये इशू कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे इस तरीके से क्या बनेगा, आपका DTA DTL का क्रिएशन होता है, मतलब DTL का क्रिएशन होता है और DTA का रिवर्सल होता है जो कि P&L में होता है। अब आप सोच सकते हो कि OCI में जो गया उसका फिर रिवर्सल कैसे होगा, वहाँ पे तो DTL पड़ा रहेगा। OCI कैसे दिखता है, if you must have seen some बैलेंस शीट्स और सम फिनेंशियल्स एक्चुअली, तो आपने SOCI अगर देखा होगा तो जो एंटिटीज़ का बनता है, ऐसे रिटेन अर्निंग आते हैं, OCI आता है, OCI में भी स्पेसिफिक रिजर्व्स आती हैं, ठीक है, जैसे कैश फ्लो हेज की रिज़र्व है, एक्चुरियल की रिज़र्व है, कुछ लोग उसको भी अलग अलग दिखाते हैं, FCTR पड़ा है किसी का तो वो भी दिखा देते हैं, एंड सम अदर रिजर्व्स जो भी हो आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से SOCI बनता है। कभी ना कभी किसी एंटिटी के फाइनेंशियल्स उठा के ज़रूर देखना, IND AS आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आएगी। जब एक बार पढ़ लो तो सिमिलर एप्लीकेशन उसके फाइनेंशियल्स में देख लिया करो। कोई भी एक बैलेंस शीट उठा लो किसी बड़ी कंपनी की, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। हम लोगों ने जैसे रिलायंस रेफ़र किया था, हम लोग रिलायंस ही देखते हैं क्योंकि रिलायंस में ऑलमोस्ट सारे इशूज़ कवर हो जाते हैं। आप कुछ भी ले लो, सब कुछ ना कुछ तो आपको एडजस्टमेंट मिल ही जाएगा उसमें, तो इसलिए वो अच्छा होता है, समझ आती चीज़ें, ठीक है। तो अब OCI में क्या है, यहाँ पे है, तो अब आप बोल रहे हो, मान लो मैंने 1000 का क्या किया, रीवैल्यूएशन क्रिएट करा, 300 का उसके ऊपर क्या क्रिएट किया, DTL क्रिएट करा, तो नेट में मेरी रिजर्व जो SOCI में दिख रही होगी वो दिख रही होगी 700 रुपये की। ये तो साला हमेशा 700 रुपये की दिखती रहेगी, ये तो चेंज ही नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे इसका,
उधर तो रिवर्सल होता रहेगा, इस 300 रुपये का रिवर्सल ओवर द ईयर्स, मान लो 10 ईयर्स में क्या होता रहेगा रिवर्सल, मतलब हर साल 30 रुपीज़ का क्या आएगा 10 साल तक डी आएगा मेरा P&L में, 30 रुपीज़ का मेरे P&L में हर साल क्या आएगा डी आएगा। लेकिन इस 300 रुपये का रिवर्सल कैसे होगा, जैसे ही आपकी रीवैल्यूएशन की रिजर्व एक्सपायर हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब जैसे ही आपके 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रांसफ़र कर सकते हो इसका टू रिटेन अर्निंग्स। तो ये मूवमेंट विद इन द इक्विटी दिखा सकते हो आप एक, या फिर एक और ऑप्शन होता है जो इंड AS 16 देता है, वो देता है कि जिस प्रपोर्शन में आपका डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किस में, इक्विटी में, मतलब विद इन द इक्विटी दैट इज़ इन योर रिटेन अर्निंग्स, आप उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ताकि रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करने से क्या होता है कि वो बैलेंस इज़ नाउ एट्रीब्यूटेबल एज अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स वो दिख जाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो उनको दिखता है कि यार ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता, रिटेन अर्निंग इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो काफ़ी जगहों पे जो हमें रिजर्व दिखानी होती है, बहुत सारी जगह पे कंपनीज एक्ट में, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स अकाउंट फॉर करते हैं, बताने पड़ता है, तो उसके लिए क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है, तो इसलिए इस तरीके से एडजस्टमेंट भी करता है। अब एक और अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि OCI में और भी रिजर्व आ सकती है। पहले OCI बता दूँ तो एक्चुरियल रिजर्व होता है आपका, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, एक्चुरियल रिजर्व होता है। तो एक्चुअल रिजर्व को भी इन लोगों ने OCI में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर भी OCI में क्रिएट होती है। और एक्चुअल रिजर्व अलाउड कैसे होती है, एज़ पर 43B, क्योंकि क्रिएट उन सब के ऊपर हो रही है ना मेरे ग्रेचुइटी लीव एनकैशमेंट्स, तो उन सब के ऊपर क्रिएट होती है, तो ऊपर दिखता है और नीचे उसका एक्चुरियल पोर्शन दिखता है, 43B के हिसाब से अलाउड होती है, तो इसका नीचे क्रिएट होता है। एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे आपके पास FCTRs पड़े हैं, ये कंसोल लेवल पे होता है, एक्चुअली कंसोल लेवल पे भी बनाना पड़ता है, तो FCTR जो आप कन्वर्ट वगैरह करते हो तो आपके पास आ जाता है, वो एक एग्जाम्पल है। और एक अच्छा एग्जाम्पल है कैश फ्लो हेज रिजर्व, इसके ऊपर भी क्या बनता है, DTA या DTL जो भी आपकी आ रही है रिजर्व, डिपेंड्स। और कैश फ्लो हेज रिजर्व क्या होता है, रीक्लासिफाइड टू P&L होती है, रीक्लासिफाइड टू P&L। ये सारे एग्जाम्पल्स है नॉट टू बी रिक्लासिफाइड के, नॉट टू बी रिक्लासिफाइड के एग्जाम्पल्स है ये सारे। और ये कैश फ्लो हेज रिजर्व इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्लासिफाइड टू P&L। तो क्रिएट यहाँ पे होता है, फिर जब इसका रिक्लासिफिकेशन होता है तो आप उसके टैक्स के इम्पैक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो नहीं, मतलब क्या कर सकते हो नहीं, मतलब करना ही पड़ेगा, टैक्स के इम्पैक्ट के थ्रू आप इसे ऊपर रिवर्स कर देते हो P&L में, तो इसका इम्पैक्ट चला जाता है। और टैक्स में तो डेफिनेटली जो MTMs होते हैं ये डिसअलाउ होते हैं, वेरी क्लियर, राइट।